Hello, everybody. Welcome to Lakshya Expertise. Welcome to the final lecture of environment. Today, we are trying to cover the advanced notes. So, we will try to cover advanced notes in this lecture itself. And if anything goes wrong, we will cover this in the next lecture as well. हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, उसको आराम से कवर करेंगे. धीरे धीरे जितना कवर हो पाएगा उतना आज कर लेंगे. अगर नहीं हो पाता है तो हम बाकी का कल कवर करेंगे. So without wasting our time, let's get started. And here's a brief about me. So my name is Vikas Sharma. Here's my mark sheet of 2021, 22, 23 and my admit card of 25. So I have appeared for UPSC multiple times. And here is my JRF scorecard for 2024. So this is a brief about me. So let's get started. सो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, है ना. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या होता है? बेसिकली ये क्वेश्चन यूपीएससी कभी भी पूछ लेता है इस वाले चैप्टर से. तो दो टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती हैं. एक होती है आपकी गैसेस और एक होती है आपकी रॉक्स वाली, ठीक है, सेडिमेंट्री भी जिसको बोलते हैं, है ना. अब जो एटमॉस्फेयर वाली होती है उसमें होती है आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर. ठीक है, वाटर आपने पढ़ी होगी आपकी ज्योग्राफी में. कार्बन डाइऑक्साइड हम अभी देख लेंगे, नाइट्रोजन हम देख लेंगे, हम सल्फ़र देख लेंगे और हम फॉस्फोरस देख लेंगे. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर वाली साइकिल्स होती हैं वो फास्टर होती हैं, जल्दी से होती हैं, वो मोर एफिशिएंट होती हैं. ठीक है, और वो परफेक्ट साइकिल्स कहलाती हैं. ठीक है, जो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं वो आपकी होती हैं इम्परफेक्ट, जो कि रॉक से होती हैं और जिनको बहुत टाइम लगता है, मतलब वो डायरेक्टली नहीं होती, है ना. फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपको नाइट्रोजन चाहिए, है ना, या फिर प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, तो प्लांट्स जो है नाइट्रोजन डायरेक्ट सोइल से ले लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट और एकदम से डायरेक्ट हो गया काम. बट अगर मुझे फॉस्फोरस चाहिए या फिर मुझे जो है कि कोई एलिमेंट चाहिए, तो पहले सॉइल में होगा वो एलिमेंट, फिर बनाना प्लांट में जाएगा, फिर बनाना में जाएगा, फिर वो ह्यूमंस के पास आएगा. है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कम टू द मेन सोर्स, है ना. ये लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टाइम लेती है, ये परफेक्टली नहीं जा पाती है, ये एक इम्परफेक्ट साइकिल होती है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके प्लांट्स. प्लांट्स हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन बनाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, प्लांट्स जो हैं आपके सॉइल से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, एनिमल से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, है ना, और फॉसिल फ्यूल से डायरेक्टली कनेक्टेड है. अब जब भी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. ठीक है, एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं या फिर डीके करते हैं, डेथ होती है, तब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. सॉरी. और सॉइल का जो ऑर्गेनिक आपका कार्बन है उसके थ्रू भी जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन निकलती है. और बाकी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. ठीक है, ये अपना जो है एक कार्बन साइकिल है. बाकी अपन को ये पता ही है कि कार्बन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के लिए. क्यों? क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है ना. अब ग्रीन हाउस गैस होने के चलते जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी हीट को ट्रैप कर लेती है. हीट को ट्रैप करने की वजह से अर्थ में फ्रीजिंग नहीं होती है ना. अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज नहीं होंगी तो अभी तक हम -40 या -50 पे जी रहे होते हैं, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती. इसलिए इनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट है. और जो आपका क्या बोलते हैं कार्बन है, वो आपको कोल से लेके डीएनए तक हर जगह आपको जो है कार्बन मिलेगा. ठीक है, और आपकी मीथेन में भी कार्बन होता है. ठीक है, और कार्बोनेट रॉक्स में भी जैसे लाइमस्टोन है उनमें भी कार्बन होता है, तो वहाँ से जब वेदरिंग होती है तो वहाँ से भी कार्बन जो है रिलीज होता है. फिर एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि यूपीएससी में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट, है ना, जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड है, नेचुरली और आर्टिफिशियली. ये आइसलैंड का प्रोजेक्ट है. ठीक है, अब नेचुरली कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा? या तो हम फॉरेस्ट को प्लांट कर दें, बहुत सारा एफोरेस्टेशन करें, तो हमारा नेचुरली कार्बन सिंक बन जाएगा. और आर्टिफिशियल कार्बन सिंक क्या होगा? जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी रॉक से, है ना. अब कैसे? जैसे जो हमारी माइंस हैं उनमें हम दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फिल कर दें, वहाँ पे किसी तरीके से कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन सिस्टम जो रहता है उसके थ्रू जो है कार्बन वहाँ पे स्टोर कर दें माइनिंग एरियाज़ में. ठीक है, तो उस तरीके से कार्बन जो है आर्टिफिशियली सीक्वेस्ट्रेट हो जाएगा. नेचुरल सीक्वेस्ट्रेशन का कारण मतलब यही है, कार्बन सिंक बना सकते हैं. एक तो होता है आपका ब्लू कार्बन, एक होता है आपका ग्रीन कार्बन.
ठीक है। जो ग्रीन होता है वो प्लांट वाला होता है, फॉरेस्टेशन हो गया उसका, और जो ब्लू कार्बन होता है वो ओशियंस में होता है। ठीक है, ये अपन को बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आते हैं अपनी दूसरी साइकिल जो है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, 2022 में यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछ लिया था, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था यूपीएससी ने कि इनमें से कौन सी जो है आपकी क्रॉप्स या फिर जो है पल्सेस जो हैं वो आपका कार्बन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो हमें पता है कि जो भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, है ना, जो भी हमारी पल्सेस होती हैं वो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं नेचुरली, है ना। पिजन पीज हो गई, ग्रीन ग्राम्स हो गई, तो ये जो है क्वेश्चन पूछ लिया था 2022 में। और पी फैमिली में कौन सी क्रॉप्स आती है ये क्वेश्चन पूछ लिया था 2024 में। तो देख लो, आप समझ लो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, किस तरीके से आपको लिंकेजेस बिठाने हैं, है ना। पीज, है ना, ग्रीन ग्राम्स, तो आपको ये चिकपी, है ना। आप जैसे ये फैमिली मुझे डायरेक्टली नहीं पता थी, पर मैंने इससे एक लॉजिक लगाया कि पी इसमें भी आ रहा है, पी इसमें भी आ रहा है, तो पी का मतलब क्या है, तो उस लॉजिक के बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ठीक है। अब नाइट्रोजन साइकिल में बेसिकली नाइट्रोजन जो है 78% कॉन्स्टिट्यूट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, है ना। 78% कॉन्ट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का ही है सबसे ज़्यादा। तो हमारे यहाँ पे जो है कार्बन जो नाइट्रोजन है आपका, उसमें सबसे पहले अमोनिया, फिर उसके बाद नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट्स, फिर वो प्लांट में जाता है, फिर उसके बाद अमीनो एसिड बनता है, फिर एनिमल्स, फिर वो सॉइल्स में जाता है, फिर उसका फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होके वो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में वापस से जाता है। तो ये अपन को बेसिक इसका पता होना चाहिए। देखो, एक तो आर्टिफिशियली भी होता है ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह उनका उनको यूज़ करके भी हम लोग जो है नाइट्रोजन को वो कर सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन कर सकते हैं। नेचुरली भी होता है लाइटनिंग एंड थंडर से या फिर माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है। एक बायो टॉयलेट्स जो है हमने जो अपनी रेलवेज में इंस्टॉल की हैं, तो उसमें दो आपके बैक्टीरियाज हैं, है ना। बैक्टीरियाज कौन से हैं, सूडोमोनास और थायोबैसिलस। ये दोनों बैक्टीरियाज की वजह से जो है बायो टॉयलेट्स जो है फंक्शन करती हैं। ठीक है। और जो भी ह्यूमन फीकल वेस्ट होता है उसको ये मीथेन और वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती हैं, या फिर यूँ कहें बायोगैस में। ठीक है। और अब ये है आपका जो नेचुरल बायो फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब ये कि जो नेचुरली नाइट्रोजन जो जिसको प्रोड्यूस कर पाए उसको बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब बैक्टीरियाज कौन से हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, है ना, कुछ रूट्स में रहते हैं प्लांट की, कुछ फ्री लिविंग रहते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आपकी साइनोबैक्टीरिया में आती है ना। इसके एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। ओशियंस में कौन से होते हैं, है ना, नोस्टॉक, अनेबेना। ठीक है। जो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं आपके, वो हैं आपके एजिनोबैक्टर, है ना। और ये 2-3 नाम जो है आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, इसको लिख लेना। ठीक है। और बाकी जो है सबसे पहले आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि वेहिकुलर इमिशन से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है ना। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है सबसे ज़्यादा कोल से, तो वो पता हो गया थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट सल्फर साइकिल जो है आपकी सेडिमेंट्री साइकिल है, जो कि रॉक से बनती है, स्लो होती है, लेस एफिशिएंट होती है। ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में पाई जाती है ना। ऑर्गेनिक डिपॉजिट जैसे कोल और आयरन, आपका जो है कोल और ऑयल। इनऑर्गेनिक मतलब आपका सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। अब इसके सोर्सेज इंपॉर्टेंट है ना। रॉक्स हो गए आपके, ओशन बेड्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन जो है 67% कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसको नोट कर लेना। हॉट स्प्रिंग्स हो गए, गीजर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग एक्टिविटी हो गया, है ना, बर्निंग ऑफ कोल हो गया। अब ये पॉल्यूशन भी कॉज करता है। अब पॉल्यूशन कहाँ, एयर में कॉज करता है, वाटर में कॉज करता है। ये एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना, सल्फर, और स्मोक करता है। और ये ताज के ब्लैक में भी रिस्पॉन्सिबल है। ताज में जो ब्लैक हो रहा है ना, ताज जो आपका ताज महल है आगरा में, उसके वाइट कलर में कुछ ब्लैक पैचेस आ रहे हैं, है ना। ब्लैक जो पैचेस आ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक, है ना, एसिड, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, है ना। सॉरी। और जो आपकी फॉस्फोरस साइकिल है वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो भी आपके क्रस्टेशियंस होते हैं या फिर जिसकी शेल्स होती है, ओशियन के जो एनिमल्स होते हैं जिनकी सेल्स होती हैं, है ना, उनको जो उनकी बॉडी है उसको फॉर्मुलेट करने में, उसकी जो सेल है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको फॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। और इनका जो मेन स्टोरेज है वो है फॉस्फेट रॉक्स, है ना। 2021 में पीवाईक्यू
So the next important thing is the difference between national parks, वाइल्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना. सिंपल एक तो बेसिक डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए. बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है. जो नेशनल पार्क होता है आपका, वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो स्पीशीज ओरिएंटेड होते हैं, वो किसी एक प्लांट या एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे. जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. ठीक है. इनका लीगल जो है बैकिंग क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड यूनेस्को का मैप प्रोग्राम. ठीक है. अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन होता है वो ग्रेटर डिग्री होता है, यहाँ पे लेसर डिग्री, और यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर जो है सेंचुरीज के ग्रेटर होता है. ठीक है. और आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सॉरी. जो आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ग्रेजिंग हो गई, हंटिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, है ना, कल्टीवेशन हो गई, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है आपके नेशनल पार्क्स में. पर ये कुछ एक्सटेंट तक अलाउड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में. और जो है मैप प्रोग्राम में जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं, कोर, इंटरमीडिएरी एंड पेरीफेरी. तो कोर में तो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है ये सारी एक्टिविटीज़. पेरीफेरी में और जो आपकी इंटरमीडिएट रेंज है उसमें थोड़ा बहुत ये अलाउड है, जिसको हम बफर और ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं. जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं वो क्लियरली डेलिनेटेड होती हैं, तो क्लियरली डिफाइंड होती हैं आपका जो नेशनल पार्क है उसमें. और इसमें सैक्रोसेंट नहीं होती, मतलब इसमें बाउंड्रीज जो चेंज हो सकती हैं और इसमें भी क्लियरली डिफाइंड होती हैं. सॉरी. कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैन बी अपग्रेडेड, है ना. इसमें जो नेशनल पार्क्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो तो इसका बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट ही होती है. ठीक है. और ये कैटेगरी 2 में आता है, कैटेगरी 4 में आता है, ये कैटेगरी 5 में आता है IUCN की. ठीक है. अब हम इंपॉर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक बार देख लेते हैं जो मैप प्रोग्राम के अंडर है इंडिया में. सबसे पहले आपका आ गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना. अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में पड़ता है, वेस्टर्न घाट में. ठीक है. और ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है. ठीक है. और यहाँ पे कुछ एंडेमिक प्लांट्स मिलते हैं और यहाँ पे एक टाइगर पाया जाता है, आपका गौर पाया जाता है ना. ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है वो आपको हम नोट्स के जो है फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, डिजिटल नोट्स. उसके हमने डिजिटल नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए. इस तरीके से हमने जो है डिजिटल नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं आपके लिए पूरा, है ना. जिससे आपको अगर समझ नहीं आता है मेरे नोट्स से तो आप डिजिटल नोट्स प्रेफर करके पूरा इसको देख लेना एक बार, जिससे एकदम क्लियरली नाइट्रोजन साइकिल भी आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना. सल्फर साइकिल भी हमने यहाँ पे दे रखा है आपके लिए, और आपके लिए जो है फॉस्फोरस साइकिल यहाँ दे रखा है. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, ये दे रखा है ब्रीफ में. बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया दे रखे हैं, सारे के सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है. ठीक है. यहाँ से शुरू हो रहा है नीलगिरी से, तमिलनाडु 1986 में फॉर्म हुआ था. फॉलो जो आपकी फौना कौन सी है, फ्लोरा कौन सी है ना, की प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं. सॉरी. जो बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क्स कुछ बच गए वो हैं. ठीक है. ये सारा का सारा नोट्स आपको डिजिटल फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देंगे. बस अभी आप समझने के लिए यहाँ से समझ लो. 1 सेकेंड. तो सबसे पहले हमने देखा आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी है कि भाई ये पड़ते कहाँ हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है, ब्रीफ में एक आइडिया रहे, है ना. वाइल्ड लाइफ कौन सी है यहाँ पे. ठीक है. नीलगिरी तहर हो गया, बार्किंग डियर हो गया, है ना. यहाँ पे जो है आपकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, नागरहोल नेशनल पार्क है, सतमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. जो आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है वो है तमिलनाडु में पाया जाता है. ठीक है. अभी ये जो है कोरल रीफ्स होती हैं यहाँ पे, डुगोंग पाया जाता है, टर्टल पाया जाता है, डॉल्फिन्स यहाँ पे होते हैं, है ना. टर्टल्स कौन से, ग्रीन टर्टल्स, जो कि एंडेंजर्ड है. इस तरीके से आपको इसको रीड करना है, इस तरीके से आपको नोट करना है. अनामलाई टाइगर रिजर्व यहाँ पे हैं. ठीक है. इट्स दी ओनली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व दैट इंडिया हैज़, है ना. तो ये आपको इस तरीके से करना है. सुंदरबंस का जो बायोस्फीयर, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर जो नेशनल पार्क्स हैं उसको मैंने इस तरीके से याद किया है. सजा पका लो हॉलीडे में. ठीक है. सजना पका लो हॉलीडे, है ना. इस तरीके से इसको निमोनिक्स बना के याद कर लेना है. सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखीरा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व,
सॉरी शायद ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, गलती से BR लिख गया है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इसको एक बार मैं चेक कर लूँगा और आपको एंड में अपडेट कर दूंगा। और ये हॉलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लोथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये गंगा डेल्टा में पाई जाती है। लार्जेस्ट मैनग्रोव है, 50% मैनग्रोव यहीं है ना। रॉयल बंगाल टाइगर्स यहीं पाए जाते हैं जो कि स्विम कर सकते हैं सॉल्ट वाटर्स में, सिंपल। ठीक है, और रिवर्स आपकी संदेश खली, गोवा सबा एंड बसंती जो है आइलैंड यहाँ पे वो मिलते हैं, और मेघना रिवर्स यहाँ पे पाई जाती है। फिर आपका नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वो है आपका नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में पाया जाता है, जो कि उत्तरी दक्षिणी एंड ऋषि ग्लेशियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और आपका जो है कि यहाँ पे 2-3 रिवर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ऋषि गंगा रिवर, धौली गंगा रिवर और अलकनंदा रिवर। ठीक है, यहाँ पे एल्पाइन जो है आपके फ्लावर्स वो एंडेमिक हैं। ठीक है, कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेघालय में पाया जाता है। गारो और गनोल, दायरेंग और सैमसंग रिवर्स यहाँ पे बहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिट्रस जो है आपके रेड पैंडास पाए जाते हैं, स्लो लॉरिस पाया जाता है, जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल पाई जाती है, पिक टेल्ड मैकैक पाया जाता है, ह्यूलॉक गिबन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और स्टम टेल्ड मैकैक यहाँ पर पाया जाता है। तो इसी तरीके से आपको हम ये PDF प्रोवाइड करेंगे सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें रिटर्न है वो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स में, है ना। सिमिलरली पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व MP में है, सतपुरा में। ठीक है, सतपुरा माउंटेन्स में धूपगढ़ पीक पे। ठीक है, देनवा रिवर, बोरी सेंचुरी, टीक और साल यहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रीज जो कि डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, है ना। यहाँ पर ये स्पीसीज यहाँ पर है, रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना। और कॉर्कस ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है। अब आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है एक। ठीक है, वो उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में कैसे है, ठीक है, उड़ीसा में रिवर कौन सी है ये आपको देख लेनी है एक बार, है ना। और यहाँ पे जो स्पीसीज कौन सी है, एंडेमिक ऑर्किड स्पीसीज कौन सी है वो पता करना है एक बार, है ना। ब्लैक पैंथर्स यहाँ पे मिलते हैं, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप यहाँ पर होते हैं, है ना। कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक कुमार अमरकंटक, जो कि MP और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पाया जाता है। ठीक है, मैकल हिल्स, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज और नर्मदा सोन जो हिल्ला रिवर यहाँ पर फ्लो करती हैं, है ना। जिप्स वल्चर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, है ना, सैक्रेड ग्रुप्स। और यहाँ पे बैम्बू मशरूम होता है। ठीक है, अब मशरूम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आपका, क्या बोलते हैं, बैम्बू में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था MP। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2024। इस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। ग्रेट निकोबार एक बार देख लेना है ना, कि अंडमान निकोबार में है, सोम्पेन ट्राइब्स हैं यहाँ पर, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आती हैं। ठीक है, निकोबारीज पीपल हैं यहाँ पर, है ना। रेयर एंड एंडेमिक ट्रीज प्लांट्स कौन से हैं, फर्न ट्रीज हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑर्किड्स हैं। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी हैं, क्रैब ईटिंग मैकैग है, निकोबार ट्री है, शू है, डुगोंग है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉरेस्ट यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, डेसिडुअस, एवरग्रीन, मैनग्रोव, सारे फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो इंपॉर्टेंट है वो है अगस्त्य मलई बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। अब ये कहाँ पर है, ये है आपका केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। ताम्रपानी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये फ्लो करती है इससे। ठीक है, और जो है आपका यहाँ पे एक अगस्त्यमलया पीक है, जो कि 1868 मीटर्स पे है केरल में। ठीक है, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व कौन से हैं, कालाकड, मुंडन थुरई। अगर मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, मुझे थोड़ा प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है इसका नाम। ठीक है, मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रेयर एनिमल्स कौन से हैं, टाइगर है, एशियन एलिफेंट है, नीलगिरी ताहर है। ठीक है, और आपकी प्लांटेशंस यहाँ पर होते हैं, है ना। प्लांटेशन किसका होता है, नटमेग का होता है, पेपर होता है, जामुन होता है, कार्डमम होता है ना। यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं, है ना, सेंदुरीनी एंड पेपरा एंड नियार। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो भी आपको नोट करनी है और याद करनी है। फिर आता है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिक्किम में है, जम्मू ग्लेशियर पे है, थोलुंग मोनेस्ट्री यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरा कौन सी है, ओक्स है, फर बर्च है, मेपल्स हैं, विलोज हैं, है ना। ये एक मिक्स्ड कैटेगरी में आती है यूनेस्को की। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी स्पीसीज कौन सी होती है वो भी एक बार आप नोट कर लेंगे कि भाई यहाँ पर रेड पेंडा पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है। ट्राइब्स कौन सी हैं, भूतिया ट्राइब्स, लेपचा ट्राइब्स, है ना।
एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स यहाँ पे बहुत ही रेयर है, ठीक है। फिर आपका आता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है आपका आसम में, ठीक है, बेकी रिवर पे। यहाँ पे एक अलग टाइप की ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, प्रिस्टीन तराई ग्रासलैंड, ठीक है। पिग्मी हॉग यहाँ पर एक जो है आपकी एक पॉपुलेशन है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। ये एक एनिमल है, स्पीसी है जिसकी पॉपुलेशन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बंगाल फैल्कन्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं आपके शेषाचलम हिल्स, है ना, ये आंध्र प्रदेश में आपके पाए जाते हैं। आपने सुना होगा लाल चंदन, जो पुष्पा मूवी आई थी वो इसी फॉरेस्ट के रिलेटेड है ना। रेड सैंडर्स जिसको लाल चंदन कहते हैं, है ना। स्लेंडर लॉरेस, तिरुपति टेम्पल यहाँ पर होता है। वेंकटेश्वरा जो नेशनल पार्क है वो यहीं पर है, ठीक है। बुलबुल यहाँ पर पाया जाता है। ग्रीन पिजन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व आपका गुजरात में है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेंगे। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये 12th जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है रिकॉर्ड हुआ है आपके यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट ऐड हुआ है एमपी में केन रिवर के आसपास, ठीक है। और ये केन बेतवा जो रिंग आपकी बन रही है उसके बीच में पड़ता है ये। और यहाँ पर डायमंड की माइनिंग भी होती है। यहाँ पर बेल, महुआ, तेंदू और सजा, ये ट्री प्लांट्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका आता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, लद्दाख में, ठीक है, चंद्रताल पे पाया जाता है। फिर यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क है ना। सरचू किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एवलांचेस यहाँ पे होते हैं, स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। स्नो लेपर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, साइबेरियन एबेक्स पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। फिर आता है नेक्स्ट आपका दिहांग दिबांग, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, स्पांग एंड दिबांग वैली में, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स कौन सी है वो नोट कर लेना एक बार। माउलिंग नेशनल पार्क यहाँ पे है ना। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। मिस्मी, टकिन, रेड गोराल, रेड पांडा, मस्क डियर टाइप के रेयर मैमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है आपका दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, दिब्रू रिवर फ्लो करती है। लार्जेस्ट सेलिक स्वॉम्प फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क में। यहाँ पे वाइट विंग्ड वुड डक पाई जाती है, वाटर बफेलो मिलती है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। इसी तरीके से आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व की इंपॉर्टेंट लोकेशन और कुछ अगर उनके सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वो आपको नोट कर लेने हैं, या फिर हम अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे प्रिंटेड नोट्स, उसमें हमने बहुत डिटेल में नोट किया हुआ है। हम दोनों नोट्स को अपलोड कर देंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी ये रहेगा कि आप जो है हमारे जो प्रिंटेड नोट्स हैं उसको डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से, उससे आपका रिवीजन थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स, है ना। आप कंजर्वेशन एफर्ट्स में क्या देखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो पॉपुलर स्पीसीज़ हैं उनका कंजर्वेशन किस टाइप से हो रहा है ना। टाइगर का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है कि भैया कोर रीजन में टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको नोटिफाई कौन करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है। अप्रूवल कौन देता है, एनटीसी अप्रूवल देता है, ठीक है। यहाँ पे टाइगर्स और शेड्यूल ट्राइब साथ में रहते हैं कोर रीजन में, ये आपको पता होना चाहिए। बफर रीजन में को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है रहता है बफर रीजन में, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री जो है कभी भी ऑल्टर नहीं की जा सकती, मतलब इसको अगर ऑल्टर करना है तो आपको एनटीसीए प्लस आपकी NBWL जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं एनजीओ है, दोनों का अप्रूवल चाहिए होगा डी नोटिफाई करने के लिए। तो ये सिंपल चीज़ आपको याद होनी चाहिए। LTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसको 2006 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल में, ये पता होना चाहिए। पग मार्क एक टेक्नोलॉजी है, या फिर कैमरा ट्रैपिंग है, या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग है, इसको यूज़ करते हैं, है ना। ग्लोबल टाइगर फोरम है जिसमें बोला था हमने कि डबल करेंगे बाय 2022। सेंट पीटर्सबर्ग एग्रीमेंट के अंडर हमने ये कमिट किया था, उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया था, उसको हमने फुलफिल कर दिया था, ठीक है। एम स्ट्रिप्स क्या होता है कि मॉनिटरिंग फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एम स्ट्रिप्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब IUCN स्टेटस क्या है टाइगर का, एंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। 80% ऑफ द टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया ओनली, है ना। MP में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, MP में भी पेंच टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर कर्नाटक में है, ठीक है। टाइगर्स कहाँ कहाँ नहीं मिले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये UPSC का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बक्सा में नहीं मिले हैं, वेस्ट बंगाल में डंपा में नहीं मिले हैं, मिजोरम में और पलामू में नहीं मिले हैं।
कामलांग में नहीं मिले हैं, सतकोसिया में नहीं मिले हैं, सहादरी में नहीं मिले हैं और कवाल में नहीं मिले हैं। तो ये आपको टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट याद रखने की यहाँ से जो है टाइगर रिजर्व्स नहीं मिले हैं, वो टाइगर्स नहीं मिले हैं इन टाइगर रिजर्व से। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से वल्चर्स कंजर्वेशन का एक प्रोग्राम चलता है जिसमें कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है वल्चर्स हैं जो IUCN रेड लिस्ट में होते हैं। वाइट बैक्ड वल्चर्स हो गया, स्लेंडर बिल्ड वल्चर हो गया, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स हो गया, इजिप्शियन वल्चर हो गया, है ना। तो ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अब क्यों, मतलब इनका प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 95% से डिक्लाइन कर गई थी, ठीक है। अब कुछ हम वल्चर सेफ्टी जोन्स बना रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। इनको महाराष्ट्र और पंजाब में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स कुछ हमने बनाए हैं, बक्सा जो है वेस्ट बंगाल में, और आपका रानी जो है आसाम में, और पंजोर जो है आपका हरियाणा में। यहाँ पर हमने बक्सर ब्रीडिंग सेंटर्स, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हैं, ठीक है। और पंचकुला में हम लोगों ने बनाया है वल्चर कैप्टिव ब्रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और राजस्थान में हम लोग जो है वल्चर रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब स्नो लेपर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमालयन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं वो स्नो लेपर्ड्स, ठीक है। वल्नरेबल है इनकी कैटेगरी, शेड्यूल 1 में आते हैं, अपेंडिक्स 1 में आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। 5400 मीटर्स के अबव ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चला रहे हैं हम, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि हमने गोविंद नेशनल पार्क से स्टार्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गोविंद नेशनल पार्क से हमने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को स्टार्ट किया था, ठीक है। GSLEP एक प्रोग्राम है जिसमें हम इनको 12 कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है जिसमें हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनका जो है काउंट रखते हैं, ठीक है। इंडिया में हेमिस नेशनल पार्क भी है जिसमें हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं सिक्योर 20/2020, ठीक है। अब ये सारी कंट्रीज़ में 12 कंट्रीज़ में एक अलायंस है हमारा GSLEP का, जिसमें ये जो है आपके स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वन हॉर्न राइनो, है ना। वन हॉर्न राइनो कहाँ पर है? आसाम में सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन की आसाम में है, ठीक है। और जो आपके ये वन हॉर्न राइनोज हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, साइट्स की शेड्यूल 1 में आते हैं। 85% पॉपुलेशन इनकी जो है आसाम, UP एंड वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। और आउट ऑफ 85% पॉपुलेशन 91% जो पॉपुलेशन है वो आसाम में पाई जाती है। और आसाम में भी 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन मैक्सिमम है, पोवितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क। थ्रेड क्या है? पोचिंग और फ्लड, ये थ्रेड्स हैं इनके। हमने ये मतलब गोल अपना रखा था कि हम इनको 3000 स्पीसीज़ लेकर आएंगे, 3000 स्पीसीज़ हम इनको बना देंगे बाय 2020, ठीक है। इनका ट्रांसलोकेशन का भी जो है प्रोग्राम चल रहा है कि इनको फ्लड वगैरह से बचाने के लिए। और एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स भी हमने स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। एलिफेंट आपके एंडेंजर्ड हैं, शेड्यूल 1 में आते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है एलिफेंट की वो पाई जाती है आपकी कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। फिर एक माइक प्रोग्राम चलाते हैं हम, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक। ये प्रोग्राम जो है साइट्स के अंदर आता है, SITES, साइट्स के अंदर आता है ये प्रोग्राम। 2003 में स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो है गंगा के जो डॉल्फिन है वो। अब वो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। विक्रमशिला जो है, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर डॉल्फिन सेंचुरी है, वो बिहार में पाई जाती है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 में आती हैं, एंडेंजर्ड हैं। थ्रेट क्या क्या है? पोल्यूशन, नेट में, ठीक है, सिल्टेशन, पोचिंग, है ना। ये सारे के सारे थ्रेट्स हैं। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, मेघना रिवर, कर्णफुली रिवर एंड शंगू रिवर में ये पाई जाती हैं, ठीक है। और ये इंडिकेटर होती हैं हेल्थ ऑफ द रिवर की, और ये जनरली ब्लाइंड होती हैं, तो ये अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उसके थ्रू नेविगेट करती हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ऑलिव रिडल टर्टल्स, है ना। ऑलिव रिडल टर्टल्स जो है आपके वल्नरेबल हैं, शेड्यूल 1 में आते हैं, अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। ये मास नेस्टिंग करते हैं, मास नेस्टिंग, और इसको बोलते क्या है? अरीबाडा। मास नेस्टिंग को बोलते हैं अरीबाडा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पाए कहाँ जाते हैं? भीतरकनिका नेशनल पार्क और गहीर मथा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं।
सबसे ज़्यादा। प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो आपका कश्मीरी स्टैग से रिलेटेड है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, इसमें जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा में, जम्मू कश्मीर में डाचीगाम नेशनल पार्क में ये यहाँ पर जो है प्राइमरीली पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में आते हैं, अपेंडिक्स 1 में आते हैं। फिर है आपके नेक्स्ट रेड पेंडास भी इंडेंजर्ड है, चाइना में भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट पॉपुलेशन है इसकी, मेघालय में भी पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं, अरुणाचल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट हमने भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा से स्टार्ट किया था, जो कि आपका प्रोटेक्ट करने के लिए है क्रोकोडाइल्स को। ठीक है, क्रोकोडाइल्स जो है आपके कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में पाए जाते हैं, चंबल सेंचुरी में पाए जाते हैं, और घड़ियाल जो है आपका वो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको यूएनडीपी और एफएओ मिलके इसको प्रोग्राम को चला रहे हैं। ठीक है, रिवर्स कौन सी कहाँ पर इसका प्रोटेक्शन का जो है काम चल रहा है, कंजर्वेशन प्रोटेक्शन का? चंबल रिवर, गंगा रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर, गंदाकी रिवर और रामगंगा, ये रिवर्स है जहाँ पर हम इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट लायन भी इम्पोर्टेंट है ना। गुजरात में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, अब और कौन से नेशनल पार्क्स हैं? मितियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर भी जो है आपके लायंस पाए जाते हैं। लेपर्ड्स की पॉपुलेशन जो है अबव टिम्बर लाइन पाई जाती है, और ये एमपी, राजस्थान और जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है, एशियाटिक लाइन्स हमने देख ही लिया है, चीता हमने देख ही लिया है। ठीक है, और जो आपका और इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज़ है वो है नीलगिरी तहर, है ना। नीलगिरी तहर जो है आपका एराविकुलम, जो आपका कर्नाटक में पाया जाता, केरल में है, और आपकी ग्रिजल जायंट स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये गोट कैटेगरी में आते हैं, 16 ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में क्या देखना है हमको? जनरली सीधी सीधी बात है, हमको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, रेनफॉल कहाँ कितना होता है, टेम्परेचर कहाँ कितना होता है, एरिया क्या है, और ट्री स्पीसीज़ क्या है। इसका भी हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, सब मतलब जो है कि आपको स्पीसीज़ तो याद करनी पड़ेंगी, है ना, और आपको एरियाज़ भी देखना पड़ेगा, और रेनफॉल और टेम्परेचर इसमें जो है मेमोराइज़ करने का सीन थोड़ा ज़्यादा है। बाकी आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नेचुरल जो है आपकी वेजिटेशन ज्योग्राफी में भी कवर की होगी आपकी ख्वाहिश में हमने। ठीक है, तो मतलब मेजर जो है फॉरेस्ट देख लेते हैं। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता होगा, वेट है मतलब रेनफॉल जो है वो 250 से ऊपर होगा, है ना, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ट्रॉपिकल है तो टेम्परेचर भी 25 से 27 के आसपास होगा। अब ट्रॉपिकल है, वेट है, एवरग्रीन भी है, तो इसके एरियाज़ कौन से होंगे? जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती होगी, तो वो एरियाज़ आपको पता होने चाहिए। अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स, है ना, सदर्न पैचेज ऑफ तमिलनाडु, तो ये सारे के सारे आपको एरियाज़ ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे जब आप नाम पढ़ोगे तभी। ट्रॉपिकल, वेट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस तरीके से आपको लिंक करना है। ट्री स्पीसीज़ कौन सी होंगी? मेसुआ, वाइट सिदार, ओपिया, जामुन, केन, है ना, इस तरीके से आपको ट्री स्पीसीज़ याद कर लेनी है। अब ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, बाकी सब ठीक है, बस सेमी लगा दिया तो तो मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। अब जो रेनफॉल 250 से ऊपर हो रही थी, वहाँ 200 से 250 के बीच में हो जाएगी, टेम्परेचर 24 से 27 के बीच में हो जाएगा, ह्यूमिडिटी 75% हो जाएगी, है ना। अब ये एरियाज थोड़े से बड़े हो जाएंगे क्योंकि ये सेमी एवरग्रीन है। ठीक है, और ट्री स्पीसीज चेंज हो जाएंगी, कदम हो जाएगा, लॉरेल हो जाएगा, रोजवुड हो जाएगा, मेसुआ हो जाएगा, बैम्बू हो जाएगा, है ना, वाइट सिदार हो जाएगा, लिटगिया हो जाएगा, है ना, इंडियन चेस्टनट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब ट्रॉपिकल रीजन में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी, इसका भी एक एरिया आपको पता होना चाहिए। एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, है ना, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में आपके पाए जाते हैं, शिवालिक हिल्स में पाए जाते हैं, ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब इसमें जो है आपका रेनफॉल होगी वो 100 से 200 सेंटीमीटर्स में होगी, क्योंकि ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस है इसलिए इनका जो है रेनफॉल इतना है, और मॉइस्ट है इसलिए इसका 100 से अबव है और 200 के आसपास है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसकी स्पीसीज़ भी आपको एक बार नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में, या फिर आप अपने जो है प्रिंटेड नोट्स को डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेंगे। टीक है, साल है, महुआ है, बैम्बू है, सिम्यूल है, रोजवुड है, लॉरेल है, ये सारी स्पीसीज़ हैं।
अब लिटोरल स्वाम्प फॉरेस्ट होते हैं जो कि वेटलैंड फॉरेस्ट होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। उसकी स्पीसीज है मैनग्रोव्स है। फिर आपकी ड्राई ट्रॉपिकल एरिया है ना, ड्राई का मतलब यही है कि आपकी जो है रेनफॉल कम हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जो है स्पीसीज चेंज हो जाएंगी। ट्रॉपिकल रीजन पे ड्राई एवरग्रीन है ना, अब एवरग्रीन जहाँ आ जाएगा थोड़ा सा रेनफॉल ज़्यादा रहेगा, डेसिडुअस हो जाएगा तो रेनफॉल थोड़ा सा कम हो जाएगा। थॉर्न आते ही रेनफॉल बिल्कुल गिर जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम आपके लिए एक हिंट रहेगी एग्जाम में भी कि एवरग्रीन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रहेगा, डेसिडुअस में उससे कम रहेगा, थॉर्न में सबसे कम रहेगा, ठीक है। और जो स्पीसीज हैं वो मतलब बाय एंड लार्ज सेम है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो एक बार आप नोट कर लेना स्पीसीज को, और एक बार एरियाज भी देख लेना, ठीक है। फिर माउंटेन सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सब ट्रॉपिकल जो है ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट है ना। सब ट्रॉपिकल मतलब एरिया, एरिया की बात चल रही है। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स, इनकी जो लीव्स होंगी वो बड़ी होंगी और हिल्स में पाए जाते होंगे। तो रेनफॉल 125 के आसपास रहेगा, ह्यूमिडिटी 80% के आसपास, टेम्परेचर जो है हिल रीजन पे है तो इसके वजह से जो है टेम्परेचर 18 से 21 रहेगा। एरिया कौन सा है, नीलगिरी, पालनी, आपका महाबलेश्वर, मैकाल हिल्स, माउंट आबू, जैंतिया हिल्स। यहाँ पे स्पीसीज कौन सी है, ओक स्पीसी है, पाइन है, आपकी साल है, चेस्टनट है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका एक बार एरिया देख लिया। सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, उनका एरिया देख लिया, स्पीसीज देख लिया आपने एक बार, है ना। माउंटेन फॉरेस्ट, इंडिया में माउंटेन फॉरेस्ट जो है, वैसे तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में होने चाहिए, है ना, पर इंडिया में ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ना वो पाए जाते हैं इंडिया में। अदरवाइज इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन, है ना। टेम्परेट जोन में इंडिया रहती नहीं है, पर हाइट इतनी ज़्यादा है हिल्स की हमारे यहाँ पे, इसलिए हमारे यहाँ पे माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जो कि 1800 से 3000 मीटर के ऊपर की जो हाइट होती है वहाँ पर माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रेनफॉल कितना होता है, 150 से 300 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहेगा, जनरली इतनी हाइट पर टेम्परेचर कम ही रहेगा, है ना। एरियाज कौन से हैं, तमिलनाडु है आपका, कर्नाटका के हिल्स हैं, ईस्टर्न हिल्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे स्पीसीज कौन सी है, देवदार है, लित्सिया है, ब्लू पाइन है, ये सब स्पीसीज पाई जाती हैं। इसी तरीके से आपको इसको देखना है, इसको भी देखना है। फिर आता है आपका आपका अल्पाइन, है ना। अल्पाइन क्या है, ओनली हिमालयन रीजन में अल्पाइन पाया जाता है, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन में नहीं पाया जाता, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके इस टाइप से नेचुरल जो है रिसोर्सेज या फिर नेचुरल वेजिटेशन जो है आपकी कवर हो जाएगी डिटेल में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, 2024 की रिपोर्ट है, हर 2 साल में निकाली जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर 2 साल में निकाली जाती है। तो फॉरेस्ट कवर कितना है अभी इंडिया का, अराउंड 22% है। सबसे ज़्यादा टॉप जो 5 स्टेट कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, वो है आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। उसके बाद बाय परसेंटेज ऑफ स्टेट का जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है आपका, मिजोरम में है, फिर अरुणाचल में है, फिर मेघालय में है, मणिपुर में, फिर नागालैंड में। सिंपल बात यह है कि सबसे पहले आपको टोटल पता होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए इसको दे सकता है, ठीक है। ये इसमें से इम्पोर्टेंट था। मैनग्रोव कवर कितना है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बेम्बू रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं, ये पता होना चाहिए, है ना। सबसे टॉप जो है स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश है। फायर प्रोन एरियाज कौन से हैं, उड़ीसा है आपका, और आपका मध्य प्रदेश है, और आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते आते हैं अपने वेटलैंड्स पे। वेटलैंड इकोसिस्टम, तो वेटलैंड्स होते क्या है, दे आर एरियाज इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर बिटवीन डीप वाटर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड ऑल्सो ट्रांजिशनल इन नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके, लिटोरल्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, मार्शेज हैं, स्वाम्स हैं, और पीटलैंड्स हैं आपके। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनके कि ये वाटर कवर रहता है इनका, है ना, वाटर में कवर रहते हैं, प्लांट एक्वेटिक लाइफ होती है इनकी, हाइड्रिक सॉइल होती है, मैनमेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, फ्लड को मिटिगेट करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं,
ठीक है, 18% ऑफ द टोटल लैंड को जो है ऑक्यूपाई कर रखा है इनने, ठीक है। और जो है इनको थ्रेट्स क्या क्या है, एक्वाकल्चर एक थ्रेट है, सैंड माइनिंग एक थ्रेट है, पोल्यूशन एक थ्रेट है, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है 1971 की, वो पता होनी चाहिए कि ये एक यूएन के अंडर की एफिलिएशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कन्वेंशन है जो कि 2 फेब को साइन हुई थी रामसार में, जो कि एक सिटी है ईरान की एक सिटी रामसार है, वहाँ पर ये कन्वेंशन साइन हुई थी 1971 में, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है वाइस यूज़, एक आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। वाइस यूज़ का मतलब ये है कि आपको मेंटेन करना है जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसका, उसी फ्रेम में। अब जैसे कोई आप अगर वेटलैंड को यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको जो है इस तरीके से यूज़ करना है कि उसको सस्टेनेबली यूज़ करना है ना। आप यूज़ कर रहे हैं अभी, और जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी आने वाली, वो भी उसको यूज़ कर पाए, उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो मेंटेन रहे। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये 1996 में अडॉप्ट किया गया था, है ना। वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेस इन इकोलॉजी अकर्ड और अकरिंग ड्यू टू टेक डेवलपमेंट और पोल्यूशन एटसेट्रा। अब इसमें दो अपनी जो है रामसार साइट्स आती हैं, लोकतक और केवलादेव, ठीक है, ये दोनों साइट्स इसमें आती हैं। सॉरी। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें जो है बहुत सारी, मतलब आपकी जो 9 क्राइटेरियाज है उसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई वेटलैंड जो है रेयर है, यूनिक है, तो उस वेटलैंड को इसको आइडेंटिफाई इसमें जो है ऐड कर दिया जाएगा। कोई स्पीसीज और इकोलॉजिकल कम्युनिटी को सपोर्ट करता है वल्नरेबल स्टेज पे, तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई वेटलैंड जो है बर्ड्स की लाइफ को सपोर्ट करता है, वाटर बर्ड्स की लाइफ को मोर देन 2000 20,000 और 1%, ठीक है, तो उसको ले लिया जाएगा। इसी तरीके से इसके 9 क्राइटेरियाज हैं। और इंडिया में वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 बनाए गए थे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिसमें पावर्स दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटरिंग करेगी, सारे वेटलैंड्स की लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए और बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये। फिर है आपके मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या है, मैंग्रोव्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटी फाउंड नियर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये सॉल्ट टॉलरेंट जो है प्लांट कम्युनिटी होती है जो कि इंटरटाइडल रीजन्स में पाई जाती है ना, ट्रॉपिकल में भी पाई जाती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पाई जाती है ना। इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है ना, 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर की रेंज में पाए जाते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, और इनकी जो एरियाज़ हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, ठीक है। इंडिया का मैप यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके वेटलैंड मैंग्रोव्स हैं वो है आपके सुंदरबंस में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फिर महानदी में भी हैं, कृष्णा गोदावरी में भी हैं, कावेरी डेल्टा में भी हैं, अंडमान निकोबार में भी हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको देखना है, गोवा में भी है, और आपके वेस्टर्न फ्रंट पे भी है, और आपके ईस्टर्न फ्रंट पे भी, मतलब वेस्टर्न कोस्ट में भी है और आपकी ईस्टर्न कोस्ट में भी है, ठीक है। एरिया कितना है, टोटल इतना एरिया है, ठीक है। इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं कि भाई एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, सैलिनिटी अडॉप्टेड होते हैं, ब्लाइंड रूट्स होते हैं, है ना, विविपैरिटी रिप्रोडक्शन होता है, सीड्स जो होते हैं वो ट्री में ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रीलिम्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। फिर हमारे जो है इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स कौन सी हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स हैं इंडिया में, है ना। वुलर लेक हो गई आपकी, ओकेरसार वेटलैंड हो गया, है ना, सुरिनसार मानसर लेक हो गया, सो मोरिरी हो गया, रोपर हो गया आपका, हरिके लेक हो गया, है ना, कंजली हो गया आपका, चंद्रताल हो गया, पोंग डैम लेक हो गया, रेणुका लेक हो गया, अस्तामुडी वेटलैंड हो गया, सस्ताम कोट्टा लेक हो गया, मेम्बार्ड लेक हो गया, सांबर लेक हो गया, है ना, केवलादेव नेशनल पार्क, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। भीतरकनिका हो गया आपका, चिल्का हो गया आपका, है ना, भोजताल हो गया, नाल सरोवर हो गया, है ना। ये सारे के सारे वेटलैंड्स जो आपके इम्पोर्टेंट है, वो जो कि रामसार साइट में है, उसको आप एक मैप में बना के, इंडिया का मैप बनाएंगे, उसमें इसको प्लॉट कर लेंगे, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगे वहाँ पे नोट डाउन कर लेना फॉर बेटर रिवीजन एंड रिटेंशन पर्पसेस के लिए। बाकी हमने जो नोट्स बनाए हैं आपके लिए, उसमें हमने इसको काफ़ी डिटेल में मेंशन किया हुआ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे वेटलैंड्स हैं। बाकी इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी,
इसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, समझने का सिर्फ यही है कि वेटलैंड्स होते क्या हैं, ठीक है, और जो रामसर साइट क्या होती है ना, और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, वाइस यूज़ क्या है, ये सब जो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी ये सब आपको याद करना पड़ेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारे के सारे रामसर साइट्स हैं, आपको याद करनी है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका है बायोम्स, है ना, जो बायोम्स होते हैं, कितने बायोम्स हैं वर्ल्ड में वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, है ना। अब इसका क्या फीचर्स क्या क्या है इसके, वो एक बार देख लेते हैं। फीचर्स है कि भाई 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मिलता है ये। इसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रहता है। 4 o'clock शावर्स होते हैं यहाँ पे, डेली शावर्स होते हैं 4 बजे, ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल होती है यहाँ पर डेली। रेनफॉल कितनी होती है, 160 से 350 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज़ हैं वो कौन सी है, इबोनी है, महागोनी है, रोजवुड है, डाई हार्ट है, चिंचोना है, ठीक है। ये सारे जैक फ्रूट, है ना। यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि जैक फ्रूट जो है आपका एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये क्वेश्चन ही पूछ रखा है, ठीक है। और इनकी जो है बटरस रूट्स होती हैं, आपने देखा होगा जो आपकी बटरस रूट्स आपने देखी होंगी, जिस तरीके से पीपल की जो रूट्स होती है ना, उसको बटरस रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना। अब रीजन्स कौन से हैं, अमेजोन रीजन हो गया आपका, कोलंबिया हो गया, गिनी कोस्ट हो गया, कॉन्गो हो गया, मलेशिया हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, है ना, फिलीपींस हो गया। तो ये सारा का सारा रीजन है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो बायोम आ रहा है वो है आपका ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप ऑफ बायोम, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या है, 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ईस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है ये, है ना। और यहाँ पे जो है विंटर्स में 10 डिग्री रहता है, रेन्स में जो है 30 डिग्री रहता है, और समर्स में 45 डिग्रीज तक रहता है। स्पीसीज कौन सी है, नीम है, महुआ है, साल है, टीक है, सीसम है, बेम्बू है, यूके लिप्टस है, ठीक है। एरियाज कौन से हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इंडो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ईस्टर्न अफ्रीका है, और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, ठीक है। अब फिर आती है आपकी सवाना ग्रासलैंड, है ना। सवाना ग्रासलैंड का क्या रीज़न है, ये भी आप देख लेना, स्पीसीज देख लेना और रीजंस देख लेना एक बार। कि कैंपोस इसको ब्राज़ील में बोला जाता है, लालानोस इसको कोलंबिया और वेनेजुएला में बोला जाता है। ये सूडान, माली, नाइजीर और गाना और युगांडा में भी पाई जाती है। इसको सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट भी देखना है कि डेजर्ट में जो है टेम्परेचर कितना रहेगा, है ना। टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल कितना रहेगा, कहाँ पर पाया जाता है, ये रेन्स क्यों नहीं होती हैं इसमें, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बैंड पे पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर रेन्स कम होती हैं। वेजिटेशन कैसी होती है, जीरोफिटिक होती है ना, जो कि ड्राई लैंड होती है ना। ड्राई टैप रूट्स होते हैं, इसके फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, हार्ड वैक्सी लीव्स होती हैं, ठीक है। रीजन्स कौन से हैं, एटाकामा साउथ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, सहारा, अरेबियन, थार, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको देख लेना है। इसी तरीके से सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप भी है, आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी हैं, और आपकी मेडिटेरेनियन बायोम्स भी हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और टाइगा और कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी है, ठीक है। लॉरेंशियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी है, और आपके तुंद्रा वेजिटेशन भी है। इसमें बस बेसिक बेसिक आपको ये देखना है कि वेजिटेशन कहाँ कौन सी है। जैसे टाइगा या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट में वेजिटेशन आपकी पाइन, फर, स्प्रूस, सिदार और लार्च है, ठीक है। कोन शेप्ड की जो है आपकी रहती है ड्रॉप डाउन साइड, ये मैंने ऊपर बना दिया है, वो नीचे रहेगी। कोन्स जो है ना, इसकी लीव्स है ना, वो नीचे रहेंगी, डाउन साइड रहेंगी, है ना। नीडल लाइक लीव्स रहती हैं इसकी, ठीक है। इनको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन, ये नॉर्थ अकेले में नॉर्थ में ही पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में ही, मतलब नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में ही ये पाया जाता है। अलास्का में, कनाडा में, स्वीडन में, नॉर्वे में एंड फिनलैंड में। तो इसी तरीके से आपको सारे बायोम्स जो है वो करने हैं। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे पोल्यूटेंट्स। हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में पोल्यूटेंट्स देखे थे कुछ, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हर बार यूपीएससी पूछ लेता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। अब ये इसका सोर्स क्या है वो एक बार देख लेंगे आप। फिर उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। और फिर अगर इंडिया का कुछ स्पेशल किया है इसके अंदर तो वो देख लेंगे, या फिर वर्ल्ड में कुछ अलग हुआ है तो वो देख लेंगे, है ना। एक करके नाइट्रस, एक कोई बजट करके चीज़ आई थी जो कि यूएनईपी और सीसीएसी ने निकाली थी, है ना। ऐसे इसी तरीके से सल्फर ऑक्साइड को देख लेना है कि ये लार्जेस्ट, हम जो है लार्जेस्ट एमिटर है वर्ल्ड में। 15% सल्फर डाइऑक्साइड हम ही एमिट करते हैं, मतलब इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर, है ना। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। निकलती कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, आपकी इंडस्ट्रीज से निकलती है, पल्प से निकलती है,
है ना। तो ये जो सोर्सेस हैं वो पता हो और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पता हो। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन का भी देख लेना। मीथेन के सोर्सेज क्या क्या है वो आपको पता होने चाहिए कि नेचुरल वेटलैंड्स है, सबसे ज़्यादा जो मीथेन निकलती है वो नेचुरल वेटलैंड से निकलती है। फिर सेकंड नंबर पे आपके पैडी राइस फील्ड से, फिर लाइफ स्टॉक से, फिर बायोमास बर्निंग से, फिर लैंडफिल से और फिर कोल सीम से, है ना। ये पता होना चाहिए आपको। फिर ओजोन 3 मतलब कि जो ग्राउंड ओजोन है वो कैसे बनता है, वेहिकुलर इमिशन से बनता है, कॉफ़ी मशीन से बनता है, पेपर ब्लीचिंग से बनता है, आर्क बिल्डिंग से बनता है ना। ये एक बैड ओजोन है, तो ये पता होना चाहिए। एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका पोल्यूटेंट है अमोनिया। ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स है ना। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ होता है अमोनिया, ठीक है। और इसको एनिमल फीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फार्मा में भी यूज़ होता है, कोल बर्निंग से निकलता है, ठीक है। एसिडिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन करता है ये। फिर मरकरी आपको पता होना चाहिए, मरकरी में मिनामाटा कन्वेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है ना, वो पता होने चाहिए। CFC, लेड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इसको याद रखना है। मैंने ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है इसमें, वो जो पोल्यूटेंट्स नहीं है उसको मेंशन कर रखा होगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, मैंने मेंशन किया होगा। जैसे ये थर्ड ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ये पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ये भी मेजर ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, इस तरीके से। पिच और फिर आपके कुछ जो है वो रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स होते हैं, है ना, वो आपको देख लेना है। कैडमियम होता है आपका, कैडमियम, है ना, बेरियम, बेरिलियम, है ना, फॉर्मल्डिहाइड, आर्सेनिक, शेल गैस, है ना, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ब्लैक कार्बन्स, ब्राउन कार्बन्स, नाइट्रेट्स, है ना। इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इसमें से देख के नोट डाउन करके अपना रिवीजन कर लेना। सो इस वाले लेक्चर में हमने जो भी हमारे एडवांस नोट्स थे, एडवांस नोट्स नंबर 1 मतलब जिसमें हमने जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, आपके रामसार साइट्स हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, पॉल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है, बायोम्स हो गए, है ना, और नेचुरल वेजिटेशन आपकी हो गई। ये सारा का सारा हमने इसमें कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज को हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुआ क्लाइमेट चेंज का, मरीन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ना, कायोस्फीयर पे क्या इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। और फिर एजेंडा 21 क्या है, रियो समिट क्या है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए, अडेप्टेशन होनी चाहिए, मिटिगेशन होना चाहिए, है ना, ग्लोबल मेजर्स क्या है ना, UNCED क्या है, रियो अर्थ समिट क्या है, ठीक है, UNCBD क्या है, UNFCCC क्या है, UNCD क्या है ना, UNCCD। इस तरीके से हम सारा ये देखेंगे। फिर ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ठीक है, वो सब देख लेंगे हम लोग, क्योटो में हुआ था। एडेप्टेशन फंड क्या होता है ना, बाली रोड मैप क्या था, REDD क्या है, REDD प्लस क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल जो मार्केट मैकेनिज्म्स हैं वो क्या होते हैं। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कल काफ़ी डिटेल में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विद मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कल देखते हैं अपना क्लाइमेट चेंज। थैंक यू सो मच।